नमस्कार दोस्तों, कैरियर टेक ऑनलाइन की तरफ से आपका इस वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, इसके पहले हम लोगों ने देखा 100 MCQ क्वेश्चंस जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट थे ओ लेवल के एग्जाम से। आपका एग्जाम बस शुरू हो भी चुका होगा जैसे आप इस वीडियो को देख रहे होंगे, ठीक है। और उसके बाद हमने ट्रू फॉल्स के 100 क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करा है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट थे। उसके बाद हम मैच द फॉलोइंग, जो कॉलम को मैच करने वाले क्वेश्चंस होते हैं, उसके 100 क्वेश्चन का ये दूसरा स्लॉट आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। यानी ये वीडियो को लेकर के आपको टोटल हम दिए हैं 300 क्वेश्चंस जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। इसमें हमने वो सारे जो फिलिंग द ब्लैंक्स के क्वेश्चंस थे वो भी हमने इंक्लूड कर लिए हैं। तो इस सेशन के एग्जाम्स के लिए ये टोटल आपको 300 क्वेश्चन हम दे रहे हैं। इसके बाद आपको फिल इन द ब्लैंक्स अगर क्वेश्चन देते हैं तो भी ठीक है, नहीं भी देते हैं तो वो सारे क्वेश्चन हम यहाँ पे इंक्लूड कर चुके हैं। आप इसको ध्यान से देखिएगा, ठीक है। इसमें से आपको लगभग सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे दोस्तों। तो आइए हम लोग चलते हैं मैच द फॉलोइंग का जो दूसरा स्लॉट है, यानी नेक्स्ट 50 क्वेश्चंस ऑफ द 100 को शुरू करते हैं दोस्तों, ठीक है। आइए हम लोग चलते हैं, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ये पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि ट्रू और फॉल्स, ठीक है। ट्रू और फॉल्स को अगर हम स्ट्रिंग के रूप में जोड़ते हैं तो उसका आउटपुट क्या होगा? देखिए दोस्तों, ये क्या हो रहा है कि ये जो है ट्रू है, ठीक, और ये फॉल्स है, बुलियन वैल्यू है। ये दोनों ही दोस्तों बुलियन वैल्यू है। लेकिन एक बात यहां पे देखिए, जब किसी भी सिंबल्स को या किसी भी कैरेक्टर को या किसी भी प्रकार के स्टेटमेंट को जब हम डबल कोट में रख देते हैं तो वो दोस्तों स्ट्रिंग हो जाता है, ठीक। तो ये हो गया है स्ट्रिंग। तो ये कॉन्केटनेट हुआ है, यानी दोनों आपस में कॉन्केटनेट हुए हैं। तो ऐसे केस में कॉन्केटनेट का मतलब ये होता है दोनों साथ में जुड़ के आउटपुट में आ जाते हैं। तो दोस्तों आउटपुट में जो आएगा, पहले आएगा ट्रू, इतना ट्रू आएगा, फिर आएगा फॉल्स। तो आप यहाँ पे देखते हैं कौन सा आंसर शुरू इसके अप्रोप्रिएट होता है। तो दोस्तों यहां से देखने से पता चलता है कॉलम वाई में कि जो हमारा ये डी वाला ऑप्शन है दोस्तों वो बिल्कुल सही है। मतलब यहाँ पे ओमार सीट में हम इसके लिए डी मार्क करेंगे। मतलब अगर ट्रू और फॉल्स को हम ऐसा जोड़ते हैं तो दोस्तों आएगा ट्रू और फॉल्स ऐसा कॉन्कनेट होके आ जाएगा, ठीक। इस प्रकार से क्वेश्चन और भी इस प्रकार से जो क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए हैं ऐसे क्वेश्चन आपको और भी मिलेंगे। तो आपको वैसा ही ट्रीट करना है, वैसा ही समझना है, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं हम दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रिटर्न द नंबर ऑफ ऑकरेंस, घटनाओं की संख्या लौटाता है। कहने का मतलब यह है, ये इसमें बहुत सारा इसमें दिया गया है कि कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है, कौन सा ऐसा फंक्शन है जो कि संख्याओं की घटना, मतलब वो संख्या कितनी बार हुई है, कितनी बार उसमें आई है, वो लौटाता है। तो दोस्तों ये काउंट जो फंक्शन होता है, काउंट फंक्शन जो है वो ये बताता है कि उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के अंदर कितने संख्या ऐसे हैं, कितने नंबर्स ऐसे हैं जो बार बार आए हुए हैं, ठीक है। तो काउंट करता है कि पर्टिकुलर संख्या, पर्टिकुलर नंबर उसमें कितनी बार आए हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो जे ऑप्शन होगा दोस्तों वो बिल्कुल सही होगा, अप्रोप्रिएट होगा, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक। ये क्वेश्चन है एक्सेस अ रेंज ऑफ आइटम्स। यहां पे ध्यान देना है, रेंज ऑफ आइटम, रेंज जहां भी आए, समझिए दोस्तों स्लाइसिंग यूज हो रही है और स्लाइसिंग में जो है कॉलन का साइन 2 बार यूज होता है, ठीक है। तो इसके हिसाब से एक्सेस द रेंज ऑफ आइटम। तो दोस्तों रेंज ऑफ आइटम मतलब होता है स्लाइसिंग। तो स्लाइसिंग के लिए इसमें कौन सा ऐसा सिंबल है जो स्लाइसिंग के लिए यूज होता है? तो दोस्तों स्लाइसिंग में सबसे पहली बात होती है कॉलन का यूज होना। तो कॉलन देखिए यहां पे भी है, लेकिन यहां पे एक बात और है दोस्तों, एक मिनट, सॉरी, हाँ, यहां पे भी कॉलन है, लेकिन इस कॉलन का साइन इसका ब्रैकेट में लगा है दोस्तों, ये पैरेंथेसिस में लगा हुआ है। तो लेकिन जब जो स्लाइसिंग होती है उसके लिए ये ब्रैकेट लगता है, ठीक है। यहां पे देखिए, हाँ दोस्तों थोड़ा सा पेन हम हाँ यहां पे देखिए, जो हमारा ये अब नेक्स्ट क्वेश्चन को थोड़ा सा डाउन, वो अब जो है आगे बढ़ गया है। यहां पे देखिए, ठीक है, ये हम लोग डिस्कस कर रहे थे। तो जो कॉलन का साइन है, कॉलन का साइन तो लगता है स्लाइसिंग के लिए, रेंज नंबर ऑफ वैल्यूज को प्रिंट कराने के लिए, लेकिन कॉलन का साइन इसका ब्रैकेट में अगर लगे दोस्तों तो समझिए ये रेंज का काम कर रहा है,
चाहे एक कॉलन लगे चाहे दो कॉलन लगे। अगर कहीं और लगा है तो समझिए वो उसका रिलेशन स्लैशिंग से नहीं है। तो इस प्रकार से यहाँ पे ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। ये ए ऑप्शन है, ठीक है, ये ऑप्शन है ए, ठीक। अब बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है ईच की इज सेपरेटेड बाई, ईच की सब इज सेपरेटेड बाई, ठीक है। कहने का मतलब यह है प्रत्येक की। अब की कहां पे होता है दोस्तों? डिक्शनरी में की और वैल्यू दोनों होते हैं, ठीक है। डिक्शनरी डेटा टाइप में की और वैल्यू दोनों होते हैं। तो प्रत्येक की किससे अलग होता है? सेपरेटेड का मतलब होता है दोस्तों अलग होना। तो किससे अलग होता है? अलग होने के लिए दोस्तों कॉलन का साइन लगता है, ठीक। ये हम लोग जानते हैं। थोड़ा सा आपको यहाँ पे हम बता रहे हैं, यहाँ पे लिख करके। जैसे दोस्तों अगर हम कोई डिक्शनरी बनाते हैं तो अगर हम यहाँ पे डे लिए इज इक्वल टू, ये हमने कर्ली ब्रैकेट लगाया और हमने यहाँ पे लिखा आर, ठीक। ये हमारा की हो गया और कॉलन का साइन लगाया। मान लीजिए रोल नंबर हमने दिया 100। ये एक वैल्यू है, एक ये पेयर वैल्यू है डिक्शनरी के अंदर। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए की, ये है की और ये है वैल्यू, ठीक। तो ये दोनों को अलग करने के लिए कॉलन का साइन लगा हुआ है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो आई हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे हम आई मार्क कर सकते हैं और यहाँ पे हमारे सीट में हम आई लिख देंगे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। रिमूव्स ऑल द एलिमेंट्स फ्रॉम द डिक्शनरी, यानी डिक्शनरी से सारे एलिमेंट को हटाने के लिए कौन सा यहाँ पे हम मेथड यूज करेंगे, या कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो डिक्शनरी से सारे एलिमेंट को, सारे वैल्यूज को हटा देगा दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए ये जो क्लियर मेथड है, देखिए क्लियर मेथड के अलावा और कोई ऐसा यहाँ पे स्टेटमेंट दिख नहीं रहा है जो रिमूव करने के हिसाब से लिखा गया हो, रिमूव करने के से रिलेटेड हो। तो दोस्तों ये जो क्लियर मेथड है ना, ये सही है इसका आंसर, यानी 5th नंबर का आंसर यस हो जाएगा। डिक्शनरी से सारे एलिमेंट को रिमूव करने के लिए दोस्तों ये क्लियर मेथड का यूज होता है। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन है एनोनिमस पाइथन फंक्शन, ठीक है दोस्तों। एनोनिमस मतलब होता है बिना नाम वाला फंक्शन, ठीक है। जिस फंक्शन का नाम ना हो उसको कहते हैं एनोनिमस फंक्शन, ठीक है। तो उसी एनोनिमस यानी बिना नाम वाले फंक्शन को जो है लैम्डा फंक्शन के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पे इसका कथन, इस कथन का रिलेशन जो है ये जो जी वाला है लैम्डा, उससे रिलेटेड है दोस्तों, ठीक है। क्योंकि ये लैम्डा जो है ये इसी का एक दूसरा कहने का तरीका है, ठीक है। तो यहाँ पे जी हम मार्क करेंगे क्योंकि इसका आंसर जो है वो जी हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। यानी लैम्डा एंड लैम्डा कहे या एनोनिमस कहे, दोनों बातें की है, अर्थात ऐसा फंक्शन जिसमें नाम नहीं होता है, ठीक है। अब बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कन्वर्ट्स अ वैल्यू टू एन इंटीजर, यानी इस कथन में से कौन सा ऐसा कथन है जो वैल्यू को इंटीजर में बदलता है, अर्थात कन्वर्ट करता है। तो दोस्तों जो आईएनटी फंक्शन है, ये आईएनटी जो फंक्शन है वो जो है वैल्यू को इंटीजर में कन्वर्ट करता है। हालांकि इवेल से भी कन्वर्जन होता है, लेकिन इवेल यहाँ पे दिया नहीं गया है। तो इंटीजर फंक्शन अर्थात सी यहाँ पे मार्क्स होगा। थोड़ा सा आपको यहाँ पे हम बताएंगे कैसे। देखिए दोस्तों, अगर मान लीजिए, देखिए हमने यहाँ पे एक वैल्यू ली, लेकिन उसको हमने स्ट्रिंग फॉर्म में लिखा, हमने लिखा 3, ये हमारा 3 स्ट्रिंग फॉर्म में है, ठीक है, स्ट्रिंग फॉर्म में ही है। अगर हम इसको इंटीजर में कन्वर्ट, अब कैसे जानेंगे स्ट्रिंग फॉर्म में है? तो अगर हम यहाँ पे ऐसा लिखते हैं प्रिंट, हम लिखते हैं प्रिंट और यहाँ पे लिखते हैं टाइप फंक्शन बताता है कि वैल्यू किस प्रकार की है, और यहाँ पे हम लिखते हैं ए, तो इसका जो आउटपुट आएगा वो आएगा str, ठीक, ये आ गया। अब यहाँ पे देखिए ये वैल्यू हमारे स्ट्रिंग टाइप की है, भले ही 3 लिखा गया लेकिन सिंगल या डबल कोट में लिखा गया है। तो अब हम इसको चाहते हैं कि इंटीजर के फॉर्म में हो, तो हम क्या करेंगे, आईएनटी फंक्शन का यूज करेंगे। ऐसे हमने लिखा b इज इक्वल टू INT a, क्योंकि a में जो वैल्यू स्ट्रिंग टाइप की है, अब b में जो वैल्यू आएगी वो आएगी इंटीजर के फॉर्म में। अगर हम इसका टाइप पता करते हैं तो ऐसा कर सकते हैं, प्रिंट हमने लिखा टाइप, ठीक है, हमने टाइप लिखा और यहाँ पे लिख दिया b। तो अब जो इसका आंसर आएगा दोस्तों वो आएगा INT, यानी किसी भी प्रकार की वैल्यू को अगर हमको इंटीजर में बदलना है तो INT फंक्शन का यूज होता है दोस्तों। तो यहाँ पे सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
रीड्स एंड रिटर्न्स अ लाइन ऑफ स्ट्रिंग, यानी ये ऐसा कौन सा यहाँ पे स्टेटमेंट है जो एक लाइन को रिटर्न करता है, स्ट्रिंग की एक लाइन को रिटर्न करता है। ठीक है, स्ट्रिंग के फॉर्म में हमको वैल्यू, एक लाइन की वैल्यू हमको देता है। तो दोस्तों यहाँ पे रिटर्न करेगा तो कहीं से लेगा। तो दोस्तों जो इनपुट फंक्शन है, यहाँ पे जो इनपुट फंक्शन लिखा गया है, ये बहुत ही यूजफुल फंक्शन है, क्योंकि इससे हम वैल्यू को कीबोर्ड से लेते हैं यूजर के माध्यम से, यूजर के द्वारा। तो इनपुट फंक्शन वैल्यू को देता है कीबोर्ड से लेकर के, लेकिन वो स्ट्रिंग के फॉर्म में देता है। ठीक है, उसको हमको बदलना पड़ता है इंटीजर के फॉर्म में, उस पर ऑपरेशन करने के लिए, जैसे इंटीजर फंक्शन का यूज करके या इवल फंक्शन का यूज करके। तो कहने का मतलब यह है कि जो इनपुट फंक्शन है हमारा, वो वैल्यूज को स्ट्रिंग के फॉर्म में देता है, और इनपुट फंक्शन एक बार में एक लाइन तक की वैल्यू को हमको दे सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो बी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है, हम यहाँ पे मार्क कर सकते हैं बी। ठीक, ये इनपुट फंक्शन है। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों, रिटर्न द वैल्यू ऑफ एक्स टू पावर ऑफ वाई, कहने का मतलब यह है कि ये ऐसा कौन सा स्टेटमेंट यहां पे लिखा गया है जो एक्स की पावर वाई के द्वारा रिटर्न करता है। ठीक है, तो यहां पे जो पावर फंक्शन है दोस्तों, ये ई वाला, ये यहां पे मार्क आप कर सकते हैं दोस्तों, बिल्कुल सही है। यानी ये फंक्शन क्या करता है, दो वैल्यूज का पावर आपको रिटर्न करता है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिमूव द अनवांटेड कैरेक्टर, यानी रिमूव द अनवांटेड कैरेक्टर और वर्ड एंड स्पेसेस एट लीडिंग एंड ट्रेलिंग ऑफ द स्ट्रिंग। कहने का मतलब यह है दोस्तों कि अगर हमको कोई भी स्ट्रिंग है, उसमें से अनवांटेड कैरेक्टर, यानी जो कैरेक्टर हम नहीं चाहते हैं, उसको रिमूव करना है, उसको हटाना है, या शुरू या लास्ट के स्पेसेस को हटाना है, तो कौन सा फंक्शन यूज करेंगे। तो दोस्तों इस जो स्टेटमेंट हमारा, उसके हिसाब से उसके अप्रोप्रिएट जो आंसर है वो है दोस्तों यस स्ट्रिप। यस स्ट्रिप एक ऐसा फंक्शन है जो किसी भी स्ट्रिंग से जो भी कैरेक्टर हम चाहते हैं वो हटा देगा, और अगर शुरू में कोई स्पेस है या बाद में कोई स्पेस है तो उस स्पेस को हटा के आउटपुट देगा। ठीक है, तो दोस्तों यस स्ट्रिंग फंक्शन, यस स्ट्रिप फंक्शन जो है शुरू के और लास्ट के, किसी भी स्ट्रिंग के शुरू के और लास्ट के स्पेसेस को हटा देता है अगर हमने कोई आर्गुमेंट नहीं दिए हैं। अगर हमने कोई आर्गुमेंट में पास किए हैं तो वही आर्गुमेंट वाला कैरेक्टर या वर्ड उस स्ट्रिंग से हटा देगा दोस्तों। ठीक है, तो इस प्रकार से ये ऑप्शन है, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एफ। ठीक, ऐसे ही एक फंक्शन होता है दोस्तों जिसका नाम है यल स्ट्रिप। यल स्ट्रिप एक फंक्शन होता है जो लेफ्ट साइड के कैरेक्टर या वर्ड को हटाता है और लेफ्ट साइड के स्पेसेस को हटाता है। ऐसे ही होता है एक आर स्ट्रिप। ठीक है, आर स्ट्रिप एक फंक्शन और होता है जो क्या काम करता है, राइट साइड के किसी भी कैरेक्टर या वर्ड को हटाता है तथा अनवांटेड स्पेसेस को, यानी खाली स्पेस को हटा देता है दोस्तों। तो ये इंपॉर्टेंट है मेथड, ये आपको परीक्षा में बिल्कुल आ सकता है। ठीक, तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इट इज अ लिस्ट ऑफ एलिमेंट, ये एलिमेंट है, लिस्ट ऑफ एलिमेंट। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि जो एलिमेंट है वो लिस्ट में है, लिस्ट ऑफ एलिमेंट, यानी एलिमेंट जो है लिस्ट के अंदर है। क्या है, कौन सा स्टेटमेंट ऐसा है जो हमको एलिमेंट तो उसमें रहते हैं लेकिन लिस्ट के रूप में रहते हैं। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे जो ये वाला जो स्टेटमेंट है दोस्तों ARGV, ये कमांड लाइन आर्गुमेंट से वैल्यू को लेने के लिए यूज होता है। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसका प्रयोग वैसे तो इनपुट फंक्शन से या राइट स्ट्रिंग फंक्शन से या राइट इनपुट फंक्शन से हम क्या कर सकते हैं, वैल्यू को ले सकते हैं कीबोर्ड से, लेकिन ARGV भी हमको कीबोर्ड से वैल्यू को लेने की फैसिलिटी देता है, लेकिन कमांड लाइन आर्गुमेंट के साथ है। कहने का मतलब है जिस CMD के द्वारा हम पाइथन के प्रोग्राम को रन कराते हैं, उसी जगह अगर हम कोई वैल्यूज दे दें तो उस वैल्यू को लेने के लिए हम ARGV का यूज करते हैं। ठीक है, तो ARGV जो स्ट्रिंग जो हमारा कमांड है, तो ये ARGV जो है वैल्यूज को देता तो है लेकिन वो लिस्ट के फॉर्म में देता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन जो है ये दोस्तों इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछा ही जाता है। ठीक है, इसके प्रोग्राम्स भी थोड़े प्रोग्राम्स 5 नंबर के आ जाते हैं, लेकिन 1 नंबर में पूछ भी सकता है, तो उसको आप बहुत ध्यान से पढ़िएगा। ये लिस्ट के रूप में होता है आपका ARGV, तो यहाँ पे ऑप्शन जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा सी दोस्तों। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
रीड ओनली मेथड, कहने का मतलब यह है दोस्तों कि रीड ओनली मेथड कौन सा ऐसा मेथड है जो रीड ओनली मेथड है। ठीक है, रीड ओनली का मतलब है कि जब हम फाइल, जैसे फाइल हम बनाते हैं पाइथन के प्रोग्रामिंग के द्वारा फाइल बनाते हैं दोस्तों, तो वो फाइल सिस्टम में बनती है, तो फाइल को जब हम ओपन करेंगे तो वो फाइल ओपन होगी, लेकिन केवल पढ़ सकते हैं, ना तो कोई मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, ना तो कोई हम कोई भी राइट ऑपरेशन कर सकते हैं। तो इसमें से कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो रीड ओनली मोड से रिलेटेड है? तो देखिए दोस्तों, हम शुरू से देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो है जो डिफॉल्ट मोड है F नंबर का जो डिफॉल्ट मोड है वो रीड ओनली मोड है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि अगर हम फाइल में मोड ना बताएं तो बाय डिफॉल्ट जो फाइल हमारी ओपन होगी वो रीड मोड में ओपन होगी। दोस्तों जैसे थोड़ा सा आपको यहाँ पे बताना चाहेंगे, जैसे हमने लिखा F इक्वल टू, यहाँ पे हमने दिया t.txt, एक फाइल मान लीजिए बनी बनाई है। अगर ऐसा हमने, एक बात है यहाँ पे, एक बात ध्यान देनी है दोस्तों, ये जो लिखा गया है इसमें हमने ओपन मेथड नहीं लगाया है, तो ओपन मेथड के द्वारा हमारी फाइल ओपन होती है। तो ये तो हमने जस्ट ऐसे ही बताया। अब यहाँ पे इसको ध्यान से आप देखिए, आपको अच्छे से क्लियर करना है। यहाँ पे देखिए ये जो हमारा ऑप्शन है ये कैसे काम करता है। जैसे मान लीजिए दोस्तों हमने एक फाइल ऑब्जेक्ट ले लिया डी, यहाँ पे, हाँ हमने यहाँ पे ले लिया डी, एक सेकंड, ओके दोस्तों यही है ना, हाँ ठीक। अब हम लोग देखते हैं कि कैसे। डी हमने ले लिया इज इक्वल टू, ठीक, इज इक्वल टू हमने दोस्तों ओपन किया। अब फाइल मान लीजिए कोई पहले से ओपन है, पहले से बनी बनाई है, हमको जस्ट ओपन करना है, तो हम फाइल का नाम यहाँ पे देंगे F, मान लीजिए फाइल है F1, डॉट लगाएंगे और मान लीजिए txt दिया हुआ है एक्सटेंशन में, हमने ऐसा किया और हमने इसका मोड बताया ही नहीं। तो अब ये फाइल जो ओपन होगी दोस्तों वो रीड ओनली मोड में ओपन होगी, यानी जो डिफॉल्ट मोड है किसी भी फाइल में ओपन करते समय उसका मोड नहीं देने पर डिफॉल्ट मोड रीड ओनली मोड है। अर्थात ये जो फाइल ओपन होगी ये केवल पढ़ने के लिए ओपन होगी, हम इसमें राइट या अपेंड ऑपरेशन नहीं कर सकते। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से यहाँ पे जो हमारा आंसर होता है वो होता है F। ठीक, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला है बोथ रीड एंड अपेंड। देखिए दोस्तों ये जो आपको हम थोड़ा सा रिमाइंड करा दें, ये जो अभी भी आपने क्वेश्चन किया है ये इंपॉर्टेंट है, और ये क्वेश्चन है कि बोथ रीड एंड अपेंड। रीड एंड अपेंड मतलब भाई बोथ हम पढ़ सकते हैं, उसमें जो भी लिखा है उसके लास्ट में हम कुछ लिख भी सकते हैं, यानी फाइल है उसमें से डेटा हम पढ़ सकते हैं, और जो भी डेटा लिखा है उसके लास्ट में हम कुछ डेटा लिख भी सकते हैं, उसको बोलते हैं अपेंड। तो ये कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो रीड और अपेंड से रिलेटेड है? ठीक है, तो रीड और अपेंड से जो रिलेटेड है वो है दोस्तों R प्लस मोड। मतलब कहने का ये है कि जब कोई फाइल हम ओपन करें और R प्लस मोड को स्पेसिफाई कर दें तो जो वो फाइल ओपन होगी उसमें हम डेटा को पढ़ सकते हैं उसमें से, और उसके डेटा के लास्ट में हम कुछ लिख भी सकते हैं। तो कहने का ये मतलब है कि R प्लस मोड जो है होता है वो इसके लिए होता है, रीड एंड अपेंड के लिए। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हम A मार्क कर सकते हैं। ठीक, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये है एक्सेस टू बोथ द अपेंड एज वेल एज रीड मोड। कहने का ये मतलब है हम किसी फाइल को अगर ओपन करते हैं, एक्सेस करते हैं, तो हम अपेंड और रीड दोनों मोड में एक्सेस करेंगे। तो कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो हमको ये फैसिलिटी देता है? तो दोस्तों जो उसके बाद वाला यानी जो बी आंसर है, अगर इस मोड में हम फाइल को ओपन करते हैं तो हमको उसको अपेंड करने की भी फैसिलिटी देगा, यानी हम उसके जो भी लिखा है उसमें हम अपेंड कर सकते हैं, लास्ट में जाकर के उसमें हम कुछ भी ऐड कर सकते हैं, और दोस्तों रीड कर सकते हैं, यानी उसमें से डेटा पढ़ सकते हैं। इसको कैसे स्पेसिफाई करेंगे यहाँ पे देख लीजिए। अगर हमने लिखा दोस्तों F इज इक्वल टू, ठीक है, और कोई फाइल है हम ओपन कर रहे हैं, हमने लिखा ओपन, और यहाँ पे हमने लिखा मान लीजिए फाइल का नाम F1 है, .txt हमने सेक्शन लिखा हुआ है। यहाँ पे अगर हमने मोड को ऐसा दे दिया A प्लस, ठीक है, तो ये हमारा ऐसा मोड हो जाएगा, इसमें हम फाइल में अपेंड कर सकते हैं और रीड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यानी इस आंसर का जो क्वेश्चन होगा, ये जो क्वेश्चन है दोस्तों उसका आंसर होगा बी। ठीक, ये हो गया बी। नेक्स्ट है रीनेम मेथड। रीनेम मेथड दोस्तों, रीनेम का मतलब है चेंज करना। री में आपको थोड़ा सा बता दें कि जो रीनेम मेथड है ये
फाइल का नाम चेंज करने के लिए यूज होता है। ठीक है, तो जब रीनेम मेथड को यूज करते हैं तो उसके अंदर दो आर्गुमेंट पास होते हैं। एक आर्गुमेंट होता है वो आर्गुमेंट जो पहले वाला नाम रहता है फाइल का, और दूसरा आर्गुमेंट वो होता है जो नया नाम देने वाले हैं। इस प्रकार से दो आर्गुमेंट पास करते हैं हम। तो यहाँ पे देखते हैं ऐसा कौन सा स्टेटमेंट है जो सिलेक्ट करता है। तो यानी देखिए दोस्तों, रीनेम के लिए जो लास्ट वाला है एक्सेप्ट्स टू आर्गुमेंट, यानी जो रीनेम मेथड है वो दो आर्गुमेंट लेता है ऑपरेशन करने के लिए, फाइल के नाम को चेंज करने के लिए। तो दोस्तों ये जो ऑप्शन है, ये जो आंसर दिया गया है यानी ये वाला अर्थात जे, ये बिल्कुल सही है इसके लिए। तो हम यहाँ पे जे मार्क कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ग्लोबल, ग्लोबल मतलब होता है जो ऐसा, ग्लोबल का सेंस यहाँ पे दोस्तों वेरिएबल से है, बेसिक वेरिएबल से ही है। ठीक है, तो ग्लोबल वेरिएबल वो होता है जो सबसे ऊपर डिफाइन किया जाता है किसी ब्लॉक के ऊपर। जैसे फंक्शन का ब्लॉक है तो फंक्शन ब्लॉक के अगर ऊपर हम डिफाइन करते हैं तो उसको हम कह सकते हैं कि ये ग्लोबल वेरिएबल है। तो दोस्तों और एक बात है, ये एक्सेसिबल होता है फंक्शन के बाहर भी और फंक्शन के अंदर भी। यहाँ पे एक बात आपको बताते हैं, अगर ग्लोबल वेरिएबल ऊपर ए डिफाइन किया गया है, अगर फंक्शन के अंदर भी ए डिफाइन किया गया है, तो उसी केस में केवल फंक्शन के अंदर केवल अंदर वाला ही वेरिएबल ओपन होगा, लेकिन बाहर ग्लोबल वेरिएबल एक्सेस होगा। अगर ऊपर डिफाइन कर दिए हैं बी नाम का और फंक्शन के अंदर कोई बी नाम का वेरिएबल नहीं है, तो अंदर और बाहर फंक्शन की बी वाला भी वेरिएबल ओपन, बी वाला ही वेरिएबल ओपन होगा। तो यहाँ पे दोस्तों ग्लोबल वेरिएबल का मतलब क्या है कि डिस्प्ले द, यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम पढ़ सकते हैं कि क्या कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो सिलेक्टेड है, डिफाइंड एट द अपर मोस्ट लेवल। कहने का ये मतलब है दोस्तों कि ये जो डिफाइंड एट द अपर मोस्ट लेवल यानी सबसे ऊपर डिफाइन किया जाने वाला जो वेरिएबल होता है वो होता है ग्लोबल वेरिएबल, यानी पब्लिक उसको समझ सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको हम बता रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। जैसे मान लीजिए दोस्तों ये हमारा पाइथन का हमारा एडिटर है, हमने यहाँ पे एक प्रोग्राम डिजाइन करने की कोशिश की। यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये हम स्क्रीन बना दे रहे हैं, ये मान लीजिए एडिटर है। हमने यहाँ पे लिखा a=5। ठीक, हमने यहाँ पे डेफ लिखा, उसके बाद हमने एफ लिखा, और इसके अंदर हमने कुछ नहीं किया, एक वेरिएबल और बना दिया दोस्तों a=6। अब अगर हम इसके अंदर यूज करते हैं a को, तो ऐसी स्थिति में दोस्तों अगर हम इस मेथड को कॉल करते हैं यहां से, तो क्या होगा, आउटपुट जो हमारा आएगा वो हमारा यही 6 आएगा, ना कि 5 आएगा। क्योंकि इनमें हो क्या रहा है कि ये अंदर वाला, जब हम अंदर, जैसे दोस्तों तो होता क्या है, जैसे मान लीजिए किसी पड़ोसी के बेटे का नाम राजेश है और हमारे घर में भी कोई राजेश है, तो जब हम घर में बुलाएंगे तो घर वाला ही राजेश आएगा। सेम यहाँ पे अप्लीकेबल होता है कि अगर बाहर ए है और अंदर भी ए है, तो जब हम अंदर उसको यूज करेंगे तो अंदर यानी जो लोकल, ये अंदर इसको बोलते हैं दोस्तों लोकल वेरिएबल, क्योंकि जो फंक्शन के अंदर होता है वो होता है लोकल वेरिएबल। जब हम यहाँ पे यूज करेंगे तो अंदर वाला ही वेरिएबल एक्सेस होगा, वो बाहर वाला एक्सेस नहीं होगा। ठीक है, अगर हम इसका नाम दोस्तों लिखते हैं बी, ऐसे केस में अगर हम बी लिखते हैं, तो ऐसे केस में अगर हम यहाँ पे बी यूज करते हैं तो पक्का यहाँ पे दोस्तों 5 आएगा। ठीक है, इस प्रकार से आपने देखा कि ग्लोबल वेरिएबल जो है सबसे ऊपर डिफाइन किया जाता है और उसकी एक्सेसिबिलिटी क्या होती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आंसर है दोस्तों वो है आई। ठीक, तो यहाँ पे हम आई मार्क कर सकते हैं और हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक, नेम स्पेस, दोस्तों नेम स्पेस यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, तो नेम स्पेस का रिलेशन कहाँ किससे है, तो दोस्तों यहाँ पे बता रहे हैं स्पेस एक्चुअली में होता क्या है। नेम स्पेस एक ऐसी डायरेक्टरी होती है जिसके अंदर बहुत सारी डायरेक्टरीज होती है, एक मॉड्यूल को डिफाइन करने की जगह होती है दोस्तों नेम स्पेस। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखते हैं कि इसका रिलेशन, इस नेम स्पेस का रिलेशन किस स्टेटमेंट से है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, शुरू से देख लेते हैं। ये सारी चीजें आपने असाइन कर लिया है। डिस्प्ले डायमेंशन ये है नहीं दोस्तों, रिटर्न द लोकल टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स ये भी नहीं है। ठीक है, ये देखिए दोस्तों, डिफॉल्ट मोड भी नहीं है, हायरार्की लेवल और पाइथन डायरेक्टरी स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, अब नीचे देख लीजिए, एक्सेप्ट टू आर्गुमेंट ये भी नहीं है, डिफाइन एट द अपर मोस्ट लेवल ये भी नहीं है। अब इन दोनों में देखिए दोस्तों, ये जो डिफॉल्ट मोड हो गया, ये दोनों में से आपको कुछ ना कुछ यहाँ पे आंसर मिलेगा, क्योंकि बाकी के लेसन बिल्कुल दूर दूर तक नहीं है, कुछ आंसर आपने टिक भी कर दिए हैं। तो हायरार्किकल लेवल और दूसरा है पाइथन डायरेक्टरी स्ट्रक्चर। तो दोस्तों नेम स्पेस एक पाइथन डायरेक्टरी स्ट्रक्चर होता है
इसके अंदर बहुत सारी डायरेक्टरी होती है, ठीक है। तो ये जो आपका एच ऑप्शन है दोस्तों वो बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे एच ऑप्शन OMR में भर सकते हैं इसके लिए, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। स्कोप दोस्तों, अगला जो ऑप्शन जो हमारा क्वेश्चन है वो है स्कोप, ठीक है। स्कोप का मतलब होता है कि कौन सी चीज कहां पे यूज होगी या कौन सी चीज कहां पे हम यूज कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं और उसको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो हम अगर स्कोप्स को देखें तो दोस्तों यहाँ पे ये जो स्कोप का रिलेशन दोस्तों इन दोनों में से किसी में एक को आपने टिक कर दिया है। तो और भी देख लेते हैं। डिस्प्ले द डायमेंशन ऑफ द एरे, ये है नहीं दोस्तों। रिटर्न द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन द नंपाई, ये भी नहीं दोस्तों। डिफॉल्ट मोड बिल्कुल नहीं है। डिफाइंड एट द अपर मोस्ट, ये आपने डिस्कस कर लिया है दोस्तों। तो ये जो हायरार्की लेवल है दोस्तों, यानी जी वाला ऑप्शन जो है वो स्कोप से रिलेटेड है। यानी ये बताता हायरार्की मतलब दोस्तों टॉप टू बॉटम, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा। तो यानी जो पहले है वो पहले निकाला जाएगा, उसके बाद नीचे वाला आएगा। क्योंकि सबसे नीचे है तो वो तो पब्लिक हो नहीं सकता ना, तो उसको हम एक्सेस हर जगह नहीं कर सकते। तो कहने का मतलब है स्कोप मतलब होता है दोस्तों कहाँ पे उसका एग्जिस्टेंस है। अब ये हायरार्की से अच्छी तरह डिफाइन हो जाता है कि कहाँ पे क्या एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो जो आपका जी ऑप्शन है दोस्तों वो बिल्कुल सही है, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एन डिम, एन का मतलब है दोस्तों नंबर ऑफ, अनेक आयाम मतलब एन डिम। अनेक, एन मतलब होता है नंबर ऑफ, डिम मतलब डायमेंशन दोस्तों, ठीक है। तो नंबर ऑफ डायमेंशन का रिलेशन निम्नलिखित में से किस आंसर से है। तो देखिए यहाँ पे डिस्प्ले द डायमेंशन ऑफ एरे, ठीक है। रिटर्न द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन नमपाई, ठीक। दोस्तों ये तो बिल्कुल देखिए एक्सेप्ट टू आर्गुमेंट्स, ये बिल्कुल नहीं हो सकता है। डिफाइन एट द अपर मोस्ट, ये आपने टिक कर दिया है। ये दोनों टिक कर दिया है। डिफॉल्ट मोड टिक कर दिया है। ऊपर से देख लीजिए ये सब आपने टिक कर दिया है। डिस्प्ले, ये दोनों देखिए। अब यहाँ पे बचता क्या है दोस्तों, ये दो चीजें बचती हैं, ठीक है। क्योंकि आपने जो है डिस्प्ले द डायमेंशन ऑफ द एरे और रिटर्न द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन द नमपाई, इन दोनों में से दोस्तों एक हो सकता है। तो डिस्प्ले द डायमेंशन ऑफ द एरे, ठीक है। डायमेंशन अगर हमको डिस्प्ले कराना है उसकी बात हो रही है। रिटर्न द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन द नमपाई, तो दोस्तों डायमेंशन देखिए, डायमेंशन एन डी मतलब होता है नंबर ऑफ डायमेंशन, और यहाँ पे डायमेंशन डिस्प्ले द डायमेंशन ऑफ द एरे, ये दोनों ही बिल्कुल मैच खा रहे हैं। तो दोस्तों इसका रिलेशन जो है वो डी हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है ये बिल्कुल सही है, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे ऑप्शन हम डी मार्क करेंगे, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों साइज, ठीक है। साइज का मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट से कहीं भी, ठीक है। तो जैसा कि हमने देख लिया है दोस्तों, सारे चीजें हमने डिस्कस कर ली हैं, तो यही बचता है। लेकिन यहाँ पे देखिए दोस्तों कहा भी गया है कि रिटर्न द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द नमपाई। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट का रिलेशन है साइज दोस्तों, ठीक है। तो हम साइज क्या काम करता है, नमपाई के द्वारा बनाए गए एरे के सारे एलिमेंट की टोटल काउंटिंग करके बताता है कितने एलिमेंट हैं, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे जो हम आंसर मार्क करेंगे वो है ई, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और, ठीक। ये देखिए टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट ये रिटर्न करता है, ठीक। शेप दोस्तों, शेप क्या होता है, आकार, शेप का मतलब है आकार, ठीक है। तो शेप यानी शेप का लेसन किससे है। अब यहां पे देखते हैं, देखिए टी, ऑर्डर ऑफ द नेम स्पेस, स्कोप, मैथ मॉड्यूल, रिटर्न द टपल ऑफ इंटीजर्स इंडिकेटिंग द साइज ऑफ द, ठीक है, रिवर्सेस द ऑर्डर, मीन ड्रॉप द लास्ट एलिमेंट, राइट, ये सब बिल्कुल हो नहीं सकता। तो दोस्तों शेप का मतलब है कि आकार, ठीक है। तो ऐसा क्या है जो इस रिलेटेड है, तो ये जो है दोस्तों इंडिकेटिंग द साइज ऑफ द शेप, यानी ये क्या काम करता है, शेप एक ऐसा मेथड है, SHAPE मेथड ऐसा लगा है। तो ये क्या काम करता है, ये साइज को दोस्तों जो टप जो हो जो नमपाई में हम एरे बनाते हैं उसके साइज को, यानी उसका शेप क्या है, ठीक है, यानी कितने रो और कितने कॉलम में वो डिफाइन किया गया है, उसको वो टपल के रूप में देता है हमको, ठीक है। तो यहाँ पे जो ई ऑप्शन है दोस्तों बिल्कुल सही, यानी शेप मेथड नमपाई में बने हुए 2 डायमेंशनल एरे को रिटर्न करता है, उसके डायमेंशन को वो टपल के रूप में हमको रिटर्न करता है दोस्तों। तो यहाँ पे जो ई ऑप्शन है वो हम मार्क कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल सही है, ठीक है।
इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ई। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला है, अब यहां पे देखिए दोस्तों, पहले आप एज्यूम करिए क्योंकि हम लोग बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। ऐसा लिखा हुआ है, इसका ब्रैकेट में अगर कहीं भी आपको कॉलन नजर आ जाए तो समझिए स्लाइसिंग की बात हो रही है। ठीक है, और इसका ब्रैकेट में अगर 2 कॉलन नजर आ जाए तो हम वैल्यू दे सकते हैं 3, एक यहां, एक यहां, एक यहां। और जो तीसरा जगह होती है वो होती है वैल्यू को सही ऑर्डर में या उल्टे ऑर्डर में प्रिंट कराने की। अगर तीसरे जगह अर्थात यहां पर वैल्यू हमारी पॉजिटिव में दी गई है तो हमारा एलिमेंट जो है सीधे ऑर्डर में प्रिंट होगा। अगर वैल्यू नेगेटिव में है तो हमारा एलिमेंट जो है उल्टे ऑर्डर में प्रिंट होगा। तो ये बात आप समझ चुके हैं। शुरू में देखिए दोस्तों कुछ नहीं है तो कुछ ना होने का मतलब है कि आप शुरू से एलिमेंट को एक्सेस कराएंगे बाय डिफॉल्ट, और दूसरे में कुछ नहीं है तो स्टॉप वैल्यू है, ये लास्ट एलिमेंट को रिफर करता है। तो हम उसको अब समझ चुके हैं। अब यहाँ पे देखते हैं, रिवर्स द ऑर्डर मेन ड्रॉप द लास्ट एलिमेंट। लास्ट एलिमेंट से कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे सारे एलिमेंट आएंगे दोस्तों। बाकी ये हो चुका है, इसमें कोई ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा है। तो आपका रिवर्स द ऑर्डर जो दोस्तों, क्योंकि ये जो लास्ट एलिमेंट आपका थर्ड है, ये स्टेप वैल्यू होता है दोस्तों। ठीक है, माइनस में है तो वैल्यू रिवर्स हो जाती है किसी भी ऑब्जेक्ट की। तो ये रिवर्सिंग जैसे स्ट्रिंग ही ले लेते हैं तो उसकी वैल्यू रिवर्स हो जाएगी कैरेक्टर। तो ये जो है दोस्तों एफ से रिलेट करता है, तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा एफ, यानी ये जो ऑप्शन है दोस्तों इसके लिए बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। -1 यहाँ पे दिया गया। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों कॉलन का साइन, पहली बात तो कॉलन का साइन है। ठीक है, उसके बाद एक ही कॉलन है और इसका ब्रैकेट के अंदर कॉलन लगा हुआ है और यहाँ पे इसको बंद किया गया है। तो कहने मतलब हम 2 चीज यहाँ पे दे सकते हैं, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। तो एक स्टार्ट वैल्यू देते हैं, एक स्टॉप वैल्यू देते हैं, क्योंकि 2 ही जगह है। अगर तीसरी होती तो वो स्टेप के लिए हम देते। तो शुरू में कुछ नहीं लिखा गया है, तो शुरू में कुछ लिखने का मतलब ये होता है कि हम शुरू से सारे एलिमेंट को ले रहे हैं। ठीक है, और लास्ट में देखिए दोस्तों -1 लिखा गया है। तो यहाँ पे बात आपको समझनी, सबसे बात आपको जो क्लियर, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो बता दें कि ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ पे माइनस इंडेक्सिंग का यूज हो रहा है, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो होगा क्या, थोड़ा सा आपको एग्जाम्पल छोटा सा हम यहाँ पे लिख के बताते हैं। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे लिखा दोस्तों यस, हमने यहाँ पे सिंपल सा एक डेटा लिया, हमने लिखा यहाँ पे द, छोटा सा लिया ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। अब ये अरेंज कैसे होगा, ये हो गया दोस्तों, ये हो गया, और हम द को दिखा रहे हैं। 1 हो गया, 2 हो गया, क्योंकि 3 एलिमेंट है। हमने लिखा यहाँ पे टी, हमने लिखा यहाँ पे एच, हमने लिखा यहाँ पे ई। ये 0 हो गया, ये 1 हो गया और ये हो गया 2। यहाँ पे -1 हो गया, यहाँ पे -2 हो गया और यहाँ पे दोस्तों -3 हो गया। थोड़ा सा आपको अच्छी तरह से लिख के फिर से दिखा देते हैं ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। ये दोस्तों -2 है, ये -2 है, ये -3 है, ये -3 है और ये -1 है। ठीक है, ये 0 इंडेक्स है, ये 1 इंडेक्स है, ये 2 इंडेक्स है। क्लियर है, अब आपको क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे देखिए, जैसे मान लीजिए, ठीक, शुरू में हमने कुछ नहीं दिया है। अब अगर थर्ड में कुछ नहीं दिया है तो हमारे जो इंडेक्स एक्सेसिंग होगी एलिमेंट की, वो सीधा सीधा होगी। सीधा सीधा का मतलब है THE से, T से शुरुआत होगी, E तक जाएगी, पहली बात। दूसरी बात, अब हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे कुछ नहीं दिया गया है तो यहाँ पे कुछ ना देने का मतलब होता है कि शुरू से हम, यानी स्टार्टिंग हम यहां से करेंगे, पहली बात। ठीक है, यानी स्टार्टिंग हम यहां से करेंगे। अब अगर दूसरा माइनस में है, दूसरा यहाँ पे देखें दोस्तों -1 दिया है, तो -1 देने का मतलब ये होता है कि ये इसको इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, -1, तो यहाँ पे -1 है ना दोस्तों, तो ये इसको इंडिकेट कर रहा है। अब ऐसे केस में थोड़ा सा आपको अच्छा क्लियर करके बताते, क्योंकि मुझे लगता है ये जरूर आएगा, बस 1 सेकंड का समय दीजिए। ठीक है दोस्तों, जैसे मान लीजिए हमने रफ किया, ठीक। अब यहाँ पे देखिए हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, सॉल्व कर रहे हैं। अब कैसे ये काम करता है, आपको जब सॉल्व करेंगे तो आपको यहाँ से मिलाना है। वैसे आपको बता दें रिवर्सिंग के लिए यूज हो रहा है, फिर भी आप, ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। अब यहाँ पे देखिए, जैसे हमने लिया यस इज इक्वल टू, हमने लिया टी, छोटे सा हमने TH ही ले लिया। ठीक, इसको हम अगर अरेंज करते हैं तो इसी प्रकार से अरेंजमेंट होगा इंडेक्सिंग इसका, ऐसा ऐसा। 0 आया, 1 आया, 2 आया, THE आया, -1, -2, -3। ये साफ साफ थोड़ा दिख रहा है दोस्तों। अब यहाँ पे समझिए, शुरू में अगर कुछ नहीं है, यानी ये इंडेक्सिंग की गई, अगर हम ऐसा लिखते हैं यहाँ पे,
अगर हम दोस्तों ऐसा लिखते हैं प्रिंट यस के अंदर सारा एलिमेंट है तो यस हमने ऐसा लिख दिया, कॉलन लगाया, इससे हम ऐसा -1 लिख दिया और ऐसा कर दिया, तो प्रिंटिंग क्या होगी ये हम लोग को देखना है, यानी इसका आउटपुट क्या होगा। तो स्टार्टिंग देखिए दोस्तों टी से होगी, ठीक है, और -1 लगा है, तो ये देखिए दोस्तों ये -1 है, ठीक है, -1 है तो लास्ट इंडेक्स को रिफर कर रहा है। तो और एक बात है, सेकंड होता है दोस्तों स्टॉप, ठीक है, सेकंड जो होता है स्टॉप वैल्यू होती है और ये स्टार्ट वैल्यू होती है। तो स्टार्ट वैल्यू नॉर्मली काम करता है, जहां से दे देंगे वहीं से वो चालू हो जाएगा, लेकिन -1 स्टॉप वैल्यू है। तो -1 में क्या होता है, जितना देंगे, ठीक है, उससे एक कम तक जाता है। कहने मतलब है कि अगर आपने ई दिया है, यानी -1 मतलब ई होता है तो एक कम तक, यानी यस तक ही डिस्प्ले होगा, तो इसका जो आउटपुट आएगा दोस्तों टी और एच ही आएगा। तो ये आप देखिए, अगर मान लीजिए लास्ट से एक एलिमेंट रुक जा रहा है तो उसके हिसाब से दोस्तों यहाँ पे कौन सा रिवर्स, ये जो मेन ड्रॉप द लास्ट एलिमेंट है, यानी ये नहीं है दोस्तों, ये यानी मेन ड्रॉप द लास्ट एलिमेंट दोस्तों, ठीक है। इस प्रकार से आपने देखा कि ये जो दोस्तों ये जो इसका आंसर हो जाएगा, वो आंसर हो जाएगा ये वाला, ये ठीक है, ये वाला ई जी यहाँ पे लिख देते हैं जी। कभी कभी ऐसा होगा, जैसे आप सामने देख रहे हैं कि मुझे आ रहा है लेकिन हम टिक गलत जगह कर रहे हैं, तो जी आपका मेन ड्रॉप द लास्ट एलिमेंट, यानी लास्ट एलिमेंट जो है वो ड्रॉप किया जाएगा, लिया नहीं जाएगा, छोड़ दिया जाएगा। तो यानी इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों जी। यहाँ पे हमने साफ साफ लिख दिया है। इसको आप एक बार प्रैक्टिस जरूर करेगा, जैसे कि आपका एग्जाम शुरू भी हो चुका है, ठीक है दोस्तों। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फॉर द ट्रांसपोज ऑफ द नम एरे, ट्रांसपोज का मतलब होता है दोस्तों रो को कॉलम में अरेंज करना और कॉलम को रो को, मतलब उसका डायमेंशन चेंज कर देना, ठीक है, रो को कॉलम कर देना और कॉलम को रो कर देना। इस प्रक्रिया को ट्रांसपोज ही कहा जाता है, ठीक है। तो ट्रांसपोज दोस्तों जो कहा जाता है वो तो ठीक है, लेकिन इसका रिलेशन इस आंसर में से कौन है ऐसा जो ट्रांसपोज से रिलेटेड है? तो दोस्तों जो टी ऑप्शन है, आपको बता दें जो टी ऑप्शन है, टी एक ऐसा कमांड है जिसके द्वारा हम किसी भी नमपाई के 2D एरे को ट्रांसपोज कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, ठीक है। तो हम यहाँ पे ए मार्क करते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों, पाइथन फर्स्ट सर्चेस द लोकल नेम स्पेस, देन ग्लोबल नेम स्पेस एंड फाइनली द बिल्डिंग नेम स्पेस। सबसे पहले यहाँ पे कहा गया है दोस्तों, सबसे पहले पाइथन जो है लोकल नेम स्पेस को सर्च करता है, देन द ग्लोबल नेम स्पेस को सर्च करता है, देन फाइनली द बिल्डिंग नेम स्पेस। कहने का ये मतलब है, अगर कोई फंक्शन आपने यूज किया है कहीं पर तो सबसे पहले वो लोकल नेम स्पेस को सर्च करेगा, यानी उस पर्टिकुलर फंक्शन, उस पर्टिकुलर मॉड्यूल के अंदर कोई फंक्शन है तो उसको सर्च करता है। अगर उसमें नहीं मिला तो फिर वो ग्लोबल नेम स्पेस के अंदर उस फंक्शन को डिफाइन किए हुए चीज को वो सर्च करता है, नहीं तो फिर वो बिल्डिंग यानी पहले से डिफाइन किए गए उसमें से सर्च करता है। तो इसमें से कौन सा ऐसा रिलेशन है जो दोस्तों बता रहा है कि ये इसका रिलेशन उससे है? तो दोस्तों यहाँ पे हम एक करके देख लेते हैं। ये हो गया, ये भी हो गया, रिटर्न द टपल ये भी हो गया दोस्तों, ये भी हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है, ठीक है, अगर हम यहाँ पे बात करें दोस्तों तो यहाँ पे जो स्कोप है, देखिए आपको हम बताए थे कि स्कोप का रिलेशन जो है दोस्तों हायरार्की से होता है। तो यहाँ पे हायरार्की है कि पहले लोकल फिर ग्लोबल फिर बिल्डिंग, तो यहाँ पे हायरार्की मेंटेन हो रही है। तो यहाँ पे स्कोप का, यहाँ पे देखो दोस्तों ये जो आंसर है हमारा, जो सी का आंसर है वो दोस्तों बिल्कुल सही है, यानी हम यहाँ पे सी मार्क कर सकते हैं, ठीक है। तो स्कोप के द्वारा डिफाइन होता है कि पाइथन सबसे पहले लोकली सर्च करेगा, फिर ग्लोबली, फिर बिल्डिंग फंक्शन में नेम स्पेस में सर्च करेगा, ठीक है दोस्तों। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला है, इट डिफाइंस द एक्सेसिबिलिटी एंड द लाइफ टाइम ऑफ द वेरिएबल। कहने का ये मतलब है दोस्तों कि ये क्या डिफाइन करता है, इट डिफाइंस द एक्सेसिबिलिटी, यानी कहां कहां हम चीजों को निकाल सकते हैं, एंड द लाइफ टाइम ऑफ द वेरिएबल, ठीक है, यानी वेरिएबल का लाइफ टाइम, यानी वेरिएबल कहां पे एक्सेस होगा दोस्तों। तो ये जो है, ये जो डिफाइन, इसका जो आंसर है वो दोस्तों क्या हो जाएगा, इट डिफाइंस द एक्सेसिबिलिटी और एंड द लाइफ टाइम ऑफ द वेरिएबल, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा स्कोप। यहां पे एक बात आपको बता दे दोस्तों, ठीक है, थोड़ा सा 1 मिनट का समय, मुश्किल से आधे मिनट का समय हम लेंगे, ठीक। यहां पे देखिए, हाँ, इसके पहले दोस्तों द मॉड्यूल डिफाइन सेवरल फंक्शन विच कैन बी यूज, एक यहां पे देखिए 1 मिनट, ये जो हम लोगों ने डिस्कस किया है 25 नंबर का दोस्तों। तो यहां पे हमने आपको बताया कि
पाइथन फर्स्ट सर्चेज द लोकल नेम स्पेस, देन द ग्लोबल नेम स्पेस एंड फाइनली द बिल्ट इन नेम स्पेस। तो यहाँ पे दोस्तों ये ऑर्डर हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे ऑर्डर हो जाएगा, यहाँ पे ध्यान देना है, ठीक, यहाँ पे ये ऑर्डर हो जाएगा। इस बात को आप अच्छे से कंसीडर कर लीजिएगा, ये ऑर्डर डिफाइन करता है, ठीक है, ये ऑर्डर डिफाइन करता है। तो यहाँ पे हम मार्क करेंगे दोस्तों बी, ठीक, क्योंकि ये ऑर्डर बता रहे कि कैसे हम हायरार्की का मतलब है दोस्तों पहले टॉप चीज, हायरार्की यहाँ पे समझते हैं, हायरार्की मतलब है पहले टॉप, फिर उसके नीचे, फिर उसके नीचे, फिर उसके नीचे। तो यहाँ पे एक ऑर्डर डिफाइन किया गया है, इसलिए दोस्तों हम यहाँ पे मार्क करते हैं बी, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला वाला स्कोप है दोस्तों, ये बिल्कुल स्कोप है। कभी कभी देखिए आपको ऐसा लगेगा, क्योंकि एक्सेसिबिलिटी दोनों में है, एक में ऑर्डर डिफाइन किया गया है, एक में नहीं डिफाइन किया गया है, तो यहाँ पे दोनों चीज सेम है। तो फिर भी ऐसे ही क्वेश्चन आपको आएंगे, तो यहाँ पर आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है, यहाँ पे जो आंसर होगा दोस्तों वो बिल्कुल सी हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर, ठीक है दोस्तों, हाँ ठीक, बिल्कुल सही। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, ठीक, दिस मॉड्यूल डिफाइंस several functions which can be used for mathematical operations। ये अब आपको थोड़ा सा इजी लग रहा होगा कि ये क्वेश्चन काफी इजी है, क्योंकि यहाँ पे बताया गया कि दिस मॉड्यूल डिफाइन सेवरल मैथ फंक्शंस है, यानी ये जो मॉड्यूल की बात कर रहे हैं वो अनेक फंक्शंस को डिफाइन किया है, विच कैन बी यूज्ड फॉर मैथमेटिकल ऑपरेशन, यानी जिनका यूज हम मैथमेटिकल ऑपरेशन में करते हैं। यानी बहुत सारे ऐसे फंक्शन हैं जिसका यूज हम मैथमेटिकल ऑपरेशन के लिए करते हैं। तो वो ऐसा कौन सा मॉड्यूल है दोस्तों जिसके अंदर बहुत सारे मैथमेटिकल फंक्शंस डिफाइन किए गए हैं, जिनका बेसिकली यूज हम मैथ के लिए ही करते हैं। तो जैसा कि मैथ यहाँ पे आया है, तो दोस्तों मैथ के लिए तो मैथ मॉड्यूल का यूज करते हैं। तो यहाँ पे जो मैथ मॉड्यूल है वो इसका आंसर हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा डी, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फंक्शन टेक्स अ लिस्ट ऑफ लाइन टू बी रिटन टू फाइल। कौन सा ऐसा फंक्शन है जो लाइन को लिस्ट के रूप में लेता है और फाइल में लिखता है, ठीक है। तो यहां पे देखिए दोस्तों, लिखने का काम राइट ऑपरेशन से होता है। तो राइट से जो रिलेटेड फंक्शन है वो दोस्तों सिर्फ एक ही है, राइट लाइन से। तो कहने का मतलब यह है कि जो राइट लाइन फंक्शन है वो क्या काम करता है, कीबोर्ड से किसी भी वैल्यू को लिस्ट के फॉर्म में लेता है। राइट लाइन्स है तो नंबर ऑफ लाइन्स को लिस्ट के फॉर्म में लेता है और उसको फाइल में लिखता है। तो यहाँ पे ऑप्शन जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एच, ठीक है। अब यहाँ पे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों एक बात आपको यहाँ पे बता दे दोस्तों, ठीक है, हम बिल्कुल चाहते हैं कि आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो, आपका ग्रेड अच्छा हो, तो इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। अगर आपको किसी भी प्रश्न में क्लैरिफिकेशन चाहिए, ठीक है, तो आप कमेंट में जरूर लिखिएगा। आपको हम दोबारा वीडियो के माध्यम से उसको डिस्क्राइब करेंगे, उसका प्रैक्टिकल भी करके दिखा देंगे, ठीक। तो हम कंटिन्यू करते हैं। इन पाइथन, ठीक है, पाइथन में द रिटर्न अ लिस्ट कंटेनिंग ईच लाइन इन द फाइल एज लिस्ट आइटम, ठीक। कहने का यह मतलब है कि पाइथन में एक लिस्ट रिटर्न होती है जिसके अंदर, ठीक है, फाइल के आइटम्स होते हैं। तो रिटर्न का मतलब है दोस्तों हमको वो दे रहा है, फाइल से हमको दे रहा है, ठीक है। फाइल में बहुत सारे वैल्यूज हैं, उस वैल्यूज को हमको लिस्ट के रूप में दे रहा है। तो देने का मतलब है फाइल से लेगा। तो फाइल से लेने के लिए दोस्तों रीड का ऑपरेशन होता है। तो रीड के लिए दोस्तों यहाँ पे दो मेथड, एक केवल रीड है, एक है रीड लाइन्स। तो यहाँ पे लाइन की बात की गई है दोस्तों, तो यहाँ पे जो है रीड लाइन्स मेथड का यूज होगा। इस प्रकार से यहाँ पे जो ऑप्शन आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रीड लाइन्स, अर्थात आई। यहाँ पे आई ऑप्शन जो है दोस्तों बिल्कुल सही है, ठीक। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। टू रीड टोटल डेटा फ्रॉम द फाइल से सभी डेटा को रीड करने के लिए। देखिए दोस्तों यहाँ पे रीड डायरेक्टली बता रहा है कि सारे डेटा को रीड करने के लिए। तो अभी देखिए हमने इसको टेक कर लिया, अब बचा है हमारे पास एक ही रीड, बाकी कोई फंक्शन ऐसे है नहीं। अगर ऐसा होता भी है तो यहाँ पे एक बात समझ लीजिए कि जो रीड फंक्शन एक बार में सारे डेटा को रीड कर लेता है दोस्तों, ठीक है। तो हम यहाँ पे रीड फंक्शन का यूज करेंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पे जो जे ऑप्शन है वो बिल्कुल सही कहा गया है, ठीक। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। In a multi-dimensional array, items can be accessed using a comma separated tuple, ठीक। कहने का यह मतलब है कि इन द मल्टी डायमेंशनल एरे में
आइटम्स कैन बी एक्सेस्ड, आइटम को हम एक्सेस कर सकते हैं यूजिंग कामा सेपरेटेड टपल। ठीक है, तो इसका रिलेशन किससे है? हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं कि अगर कोई मल्टी डायमेंशनल एरे है, उसमें से आइटम को एक्सेस करते हैं यूजिंग कामा सेपरेटेड टपल, तो इसका रिलेशन किससे है दोस्तों? तो यहाँ पे देखिए एक एक करके देख लेते हैं क्योंकि ये आपके लिए बिल्कुल नया होगा। एक है इंडिसेस, ठीक है, दूसरा है नेम स्पेस, तीसरा है एलईजीबी, दूसरा अगला है नेम एरर, अगला है वेरिएबल, अगला है पिकलिंग, अगला है इंपोर्ट, अगला है डॉर्स्टिंग, अनऑर्डर्ड, टपल, पैकिंग। ठीक, तो मल्टी डायमेंशनल एरे में अगर हम चीजों को एक्सेस करना चाहेंगे तो उसका रिलेशन दोस्तों यहाँ पे जो है इंडिसेस से है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन है, जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो इंडिसेस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ध्यान से देखिए, इन द मल्टी डायमेंशनल एरे आइटम्स कैन बी एक्सेस्ड यूजिंग अ कॉमा सेपरेटेड टपल। मल्टी डायमेंशनल एरे है, तो अगर हम कामा सेपरेशन करके हम एलिमेंट को एक्सेस करते हैं तो वो इंडेक्सेस कहलाता है, सूचकांक। ठीक है, क्योंकि हम इंडेक्स नंबर देते हैं दोस्तों, इंडेक्स नंबर से हम वैल्यू को एक्सेस करते हैं। तो ठीक से इस प्रकार से यहाँ पे जो ऑप्शन, जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों ए। ठीक, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक बात और है यहाँ पे, कहीं भी कैरे में से अगर हम दोस्तों वैल्यू को एक्सेस करते हैं, ठीक है, तो वहां पे जो हम देते हैं वो इंडेक्स नंबर ही होता है। स्लाइसिंग में दे तो वो भी इंडेक्स नंबर ही होगा, बशर्ते वहां पे कॉलन लगेगा। तो यहाँ पे कॉमा सेपरेटेड कहा गया है, तो यानी एक टपल है जिसके अंदर कामा के द्वारा बहुत सारे एलिमेंट रखे गए हैं। ठीक है, तो उसमें से वो मल्टी डायमेंशनल एरे है, तो उसमें से हम क्या करते, उसमें के लिए हम क्या यूज करते हैं, उसमें से वैल्यू निकालने के लिए, तो वहां पे जो है इंडेक्स नंबर का यूज करते हैं, उसको बोलते हैं इंडेक्सेस यानी सूचकांक। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अ कंटेनर वेयर नेम्स आर मैप्ड टू ऑब्जेक्ट। ठीक, यानी एक कंटेनर है जहां पर ऑब्जेक्ट को नेम से मैप किया जाता है, यानी ऑब्जेक्ट को नाम के द्वारा एक्सेस किया जाता है दोस्तों। तो वहां पे जो आंसर होगा, आप यहां पे देखिए क्या होगा, इंडिसेस हो नहीं सकता है, नेम स्पेस, एलईजीबी, नेम एरर, वेरिएबल, पिकलिंग, इंपोर्ट, डॉर्स्टिंग, अनऑर्डर्ड, टपल, पैकिंग। तो यहां पे दोस्तों जो हो जाएगा वो हो जाएगा अ कंटेनर वेयर नेम्स आर मैप टू द ऑब्जेक्ट, यानी नेम स्पेस हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो नेम स्पेस यानी बिल्कुल सही होगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो बिल्कुल बी हो जाएगा। ठीक, अब ये आपको थोड़ा सा टफ क्वेश्चन लग रहा होगा क्योंकि बिल्कुल ये आपके लास्ट चैप्टर या सेकेंड लास्ट चैप्टर से है, तो आप बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा। इससे क्वेश्चन आएंगे दोस्तों आपको करना है, क्योंकि सिंपल क्वेश्चन तो सभी कर लेते हैं, ग्रेड उसी का बनता है जो सारे टफ क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट करे। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इन पाइथन द रूल is used to decide the order in which the memory space are to search from scope resolution। कहने का यह मतलब है कि जब नेम स्पेस को सर्च किया जाता है पाइथन के अंदर, तो ऐसा कौन सा है जो ऑर्डर फिक्स करता है दोस्तों। तो यहाँ पे जो है आपको बता दें, जो एलईजीबी है, एलईजीबी जो है वो नेम स्पेस को सर्च करने का ऑर्डर डिफाइन करता है। ठीक है, तो यहाँ पे इस प्रकार से जो सी ऑप्शन है दोस्तों वो बिल्कुल सही है, हम इसको मार्क आराम से कर सकते हैं। ठीक, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इफ अ नेम इज नॉट फाउंड इन द नेम स्पेस, अगर मान लीजिए सर्च होता है वो पर्टिकुलर मॉड्यूल और नेम स्पेस में वो नाम जो है फाउंड नहीं होता है, तो क्या एरर आएगी। तो दोस्तों यहाँ पे साफ साफ देखिए, एरर के मामले में एक ही ऑप्शन है, तो नेम एरर, यानी नेम को फाइंड करने पर अगर वो नाम नहीं दिखाई देता है तो वहां पे आएगा नेम एरर। तो आपका जो चौथा ऑप्शन है यानी डी वाला ऑप्शन जो है दोस्तों बिल्कुल सही है, तो यहां पे हम मार्क करेंगे डी। ठीक, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन यह है कि इट इज अ रेफरेंस टू अ मेमोरी एड्रेस दैट कंटेन द वैल्यू। ठीक, अब यहां पे ध्यान देना है कि रेफरेंस मतलब होता है दोस्तों एड्रेस, मेमोरी का एड्रेस, कंप्यूटर के मेमोरी के एड्रेस को आप रेफरेंस से भी इंडिकेट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मेमोरी लिखा भी, एड्रेस दैट कंटेन द वैल्यू, यानी ये क्या है जो मेमोरी का रेफरेंस है, अर्थात एड्रेस का एक रूप है, प्रतिरूप है जो कि वैल्यू लिए हुए है। अब आप यहाँ पे देखें दोस्तों, ये जो वेरिएबल होता है, ठीक है,
वेरिएबल एक मेमोरी का नाम होता है, ठीक है। थोड़ा सा आप यहाँ पे देखिए, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे लिखते हैं a इज इक्वल टू 5, तो a नाम का जो वेरिएबल है मेमोरी में तुरंत बन जाता है। ऐसे ही किसी न किसी एड्रेस पर और उसके अंदर 5 स्टोर हो जाता है, इसका कोई न कोई एड्रेस होता है, ठीक। तो ये जो वेरिएबल है ये एक मेमोरी का नाम होता है जिसके अंदर वैल्यू होती है। इस प्रकार से यहाँ पे जो ई ऑप्शन है दोस्तों वो बिल्कुल सही है, ठीक। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ, इट डिनोट्स द प्रोसेस विच कन्वर्ट्स अ पाइथन ऑब्जेक्ट हायरार्की इनटू अ बाइट स्ट्रीम। इट डिनोट्स द प्रोसेस, यानी एक प्रोसेस है, अर्थात ये प्रोसेस के नाम से, प्रोसेस के काम से हम इसको जानते हैं। विच कन्वर्ट्स बाइट ऑब्जेक्ट हायरार्की इनटू बाइट स्ट्रीम, यानी इसमें से कौन सा ऐसा है कथन जो एक प्रोसेस है लेकिन प्रोसेस में क्या करता है, ऑब्जेक्ट को जो है बाइट स्ट्रीम में बदलता है। तो दोस्तों यहाँ पे जो है आपको बता दें, जब हम बाइनरी फाइल बनाते हैं, जब हम पाइथन के प्रोग्राम से बाइनरी फाइल बनाते हैं तो बाइनरी फाइल या टेक्स्ट फाइल, दो प्रकार की फाइलें बनती हैं। तो जब हम बाइनरी फाइल बनाते हैं तो दोस्तों बाइनरी फाइल में डेटा जब स्टोर किया जाता है तो बाइनरी फॉर्म में ही स्टोर किया जाता है। तो वहां पे जो है उसको कन्वर्ट किया जाता है। तो कन्वर्ट, किसी भी नॉर्मल डेटा को, ऑब्जेक्ट को कन्वर्ट किया जाता है बाइट में, तो उस प्रोसेस को दोस्तों पिकलिंग कहा जाता है। तो यहाँ पे ये पिकलिंग प्रोसेस है जो हमारे ऑब्जेक्ट को बाइट स्ट्रीम में बदलता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा एफ दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे हम एफ मार्क कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ, रीड, नेक्स्ट क्वेश्चन है रीड द मॉड्यूल एंड क्रिएट्स अ मॉड्यूल ऑब्जेक्ट, ठीक। कहने का यह मतलब है कि ये ऐसा कौन सा कथन है जो मॉड्यूल को रीड करता है और एक ऑब्जेक्ट बनाता है, ठीक है। एंड क्रिएट द ऑब्जेक्ट मॉड्यूल, एक ऑब्जेक्ट बनाता है। तो दोस्तों यहाँ पे हम अगर मॉड्यूल की बात करते हैं तो मॉड्यूल के लिए दोस्तों एक ही है, यहाँ पे जो मॉड्यूल से रिलेटेड है, जो रीड करता है वो है इंपोर्ट, ठीक है। तो इंपोर्ट करता क्या है, कोई भी मॉड्यूल जब आप डिफाइन करते हैं इंपोर्ट करके, तो उस मॉड्यूल को ये लेता है प्रोग्राम में, यानी वहां से रीड करके प्रोग्राम में लाता है, ठीक है। उसको ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है ताकि जो फंक्शन आपने जिस फंक्शन को काम करने के लिए मॉड्यूल एक्सेस किया है वो फंक्शन काम करे। तो यहाँ पे दोस्तों इंपोर्ट जो फंक्शन, जो इंपोर्ट स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे जो हो जाएगा आंसर वो हो जाएगा जी, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द फर्स्ट स्टेटमेंट, ठीक, इन द फंक्शन फॉर डॉक्यूमेंटेशन स्ट्रिंग, यानी कोई फंक्शन है उसका पहला स्टेटमेंट डॉक्यूमेंटेशन स्ट्रिंग है के लिए क्या होता है, ऐसा मतलब इसका किस रिलेशन, यानी फर्स्ट स्टेटमेंट ऑफ द फंक्शन डिफाइंड आपने किया है, उसका पहला स्टेटमेंट डॉक्यूमेंट स्ट्रिंग के लिए कौन सा है, ठीक है। तो आपको बता दें, फंक्शन के अंदर अगर आपको कुछ ऐसा मैसेज देना है या डॉक्यूमेंटेशन स्ट्रिंग के फॉर्म में करना है तो उसके लिए यूज होता है डॉक स्ट्रिंग। ये इंपॉर्टेंट है, आपको ऐसे ही एक नंबर में पूछ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन होगा एच, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे एच होगा। अब मार्क करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन है डिक्शनरी इन अ पाइथन इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा एंड वैल्यूज। वास्तव में डिक्शनरी एक वैल्यूज का कलेक्शन होता है, वैल्यूज की और वैल्यू के फॉर्म में स्टोर होती है। तो इसका रिलेशन निम्नलिखित किससे है। तो दोस्तों एक चीज यहाँ पे आपको बता दें कि जो डिक्शनरी होती है दोस्तों वो जो है ऑर्डर फिक्स नहीं होता है उसका, यानी जिस ऑर्डर में ऑर्डर्ड नहीं अनऑर्डर्ड कहा गया है। अनऑर्डर्ड का मतलब यह होता है, पहले तो आपको समझाते हैं कि ऑर्डर क्या है। जैसे हम वैल्यू को स्टोर करें, अगर उसी फॉर्म में कंप्यूटर के अंदर वैल्यू स्टोर हो जाती है तो उसको बोलेंगे ऑर्डर। लेकिन अगर हम स्टोर तो करते हैं दूसरे ऑर्डर में, लेकिन वो बदल के अपने हिसाब से स्टोर कर लेता है, उसको बोलते हैं अनऑर्डर्ड। तो जो हमारा डिक्शनरी है वो एक अनऑर्डर्ड है, यानी सारी वैल्यूज जो है वो अपने हिसाब से अपने ऑर्डर में जो है वो अपने ऑर्डर में उसको स्टोर करता है, ना कि हमारे ऑर्डर में। अगर कोई चीज है, अगर वो हमारा कहना नहीं मान रहे तो हम बोलेंगे कहना नहीं मान रहे, लेकिन वो अपना कहना तो मान ही रही है। तो इसी हिसाब से अगर वो अनऑर्डर्ड है, हमारे हिसाब से अनऑर्डर्ड है, तो वो डिक्शनरी सारी चीजों को अपने हिसाब से रख रही है, तो हम कहेंगे वो अनऑर्डर्ड है। तो इसका जो रिलेशन है वो दोस्तों आई से है, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, ठीक।
तो अ टपल, ये क्वेश्चन है, अ टपल क्रिएटेड विदाउट यूजिंग पैरेंथेसिस इज नोन एज, टपल है, क्रिएट किया गया है, बनाया गया है, लेकिन पैरेंथेसिस का यूज नहीं किया गया है, तो उसको क्या कहेंगे दोस्तों? तो यहां पे देखिए टपल, वैसे तो ये आपका आंसर थोड़ा आसान ही है, क्योंकि टपल नाम से एक ही ऑप्शन है यहां पे, टपल पैकिंग, टपल पैकिंग कहा जाता है दोस्तों। नॉर्मली यहां पे एक बात आपको बता दें, हम अगर हम टपल को डिफाइन नहीं भी करें, ऐसा देखिए यहां पे देख लीजिए आप, जैसे दोस्तों टी है, टपल के लिए हम कौन सा ब्रैकेट लगाते हैं? टपल के लिए दोस्तों आप यहां पे बता दें, डिक्शनरी सेट के लिए हम लगाते हैं कर्ली ब्रैकेट, ठीक है, लिस्ट के लगाते हैं स्क्वायर ब्रैकेट, तो टपल बचता है, टपल के लिए हम लगाते हैं पैरेंथेसिस, ठीक है। तो यहां पे पैरेंथेसिस कहा भी गया है, तो अगर हम टपल बनाते हैं ऐसा टी, अगर हमने यहां पे दिया 1 2 3, तो नॉर्मल है, ऐसा नॉर्मली हम ऐसा भी लिख सकते हैं दोस्तों, यहां पे 1 2 3, तो दोनों ही तरीके से टपल बन ही जाता है, तो दोस्तों उसको बोलते हैं टपल पैकिंग, ठीक, टपल पैकिंग बोलते हैं। तो आपका जो जे वाला ऑप्शन है वो बिल्कुल सही कहा गया है, ठीक। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वी कैन स्टोर इनसाइड लिस्ट, ठीक है, वी कैन स्टोर इनसाइड टपल और टपल इनसाइड द लिस्ट अप टू नंबर ऑफ लेबल। कहने का यह मतलब है कि हम लिस्ट को टपल में स्टोर कर सकते हैं या टपल को लिस्ट में स्टोर कर सकते हैं अप टू नंबर ऑफ लेबल, एक ऊपर लेवल की तरह, यानी हम स्टोर करते हुए चले जाएंगे। तो क्या रिलेशन ये जो कथन है किस कथन से रिलेट कर रहा है? तो दोस्तों यहां पे जो है एनी हो जाएगा। एनी मतलब है कि ये कोई ऐसा फिक्स नहीं है, आप जितने भी चाहें एक टपल के अंदर दूसरा लिस्ट, उस दूसरे के अंदर दूसरा टपल ऐसा स्टोर करते चला जाएंगे, तो मल्टी यानी एंड आंसर होता चला जाएगा, उसका कोई लिमिट नहीं है, कैसे भी करके आप स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा बी, ठीक। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सरकमस्टेंसेज मतलब ऐसा, मतलब कहते हैं कि पता नहीं कैसा समय था, सरकमस्टेंसेज मतलब ऐसा लक, ऐसा समय, वेयर 2 or more वेरिएबल्स रिफर टू द सेम ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड। अगर ऐसा कोई समय हो, ऐसा कोई सिचुएशन हो, ऐसी कोई कोडिंग हो जहां पर 2 या 2 से अधिक वेरिएबल जो है एक ही सेम ऑब्जेक्ट को रिफर करते, उसको क्या बोलेंगे, ठीक है। यानी एक से अधिक या था 2 या 2 से अधिक जब वेरिएबल्स किसी एक ऑब्जेक्ट को रिफर करते हैं तो उसको बोलते हैं दोस्तों एलियाजिंग, ठीक है। तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। एलियाज के द्वारा हम 2 या 2 से अधिक वेरिएबल्स को एक ऑब्जेक्ट से रिफर कर सकते हैं। तो हम बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक। टू कन्वर्ट फ्रॉम अ स्ट्रिंग टू अ लिस्ट ऑफ कैरेक्टर यू कैन यूज, यानी कहने का यह मतलब है कि हम स्ट्रिंग को कैरेक्टर की लिस्ट के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं बाई विच, यानी कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो हमारे स्ट्रिंग को अलग अलग कैरेक्टर के द्वारा उसको लिस्ट में कन्वर्ट कर देगा। तो ये जो सी ऑप्शन है दोस्तों, लिस्ट यानी सी, वो बिल्कुल सही है, ठीक है। तो यहाँ पे हम करते हैं सी, यानी अगर हम किसी स्ट्रिंग में लिस्ट लगा देंगे तो लिस्ट बनेगी, यानी ये मेथड जो लिस्ट मेथड है ना दोस्तों, इसको अगर हम स्ट्रिंग इसके अंदर रख दें, यानी हम इसको आर्गुमेंट के रूप में स्ट्रिंग यहाँ पे भर दें, इसके अंदर आर्गुमेंट के रूप में पास कर दें, तो जो लिस्ट बनेगी वो कैरेक्टर की होगी, ठीक है दोस्तों, ठीक। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अ प्रोग्राम रन्स फास्टर देन द इंटरप्रेटेड प्रोग्राम इज, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, आप देखिएगा यहाँ पे ये बात कही गई है कि ऐसा कौन सा प्रोग्राम है, यानी फास्टर देन द इंटरप्रेटेड प्रोग्राम, यानी इंटरप्रेटेड प्रोग्राम यानी ऐसा एक प्रोग्राम है जो इंटरप्रेट किया गया है, उससे फास्ट कौन ऐसा प्रोग्राम है जिसकी किसी और के द्वारा कोई ना कोई ट्रांसलेट किया गया है, यानी जो कंपाइलर होता है। यहाँ पे थोड़ा सा आपको डायरेक्टली बता देते हैं, क्वेश्चन तो आपके सामने है ही है। जो दोस्तों कंपाइलर होता है, अगर उसके द्वारा कोई प्रोग्राम कंपाइल किया गया है तो वो ज्यादा तेज चलेगा कंपैरिजन टू इंटरप्रेटर के, ठीक। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कंपाइल्ड प्रोग्राम जो है इंटरप्रेटेड प्रोग्राम की अपेक्षा ज्यादा तेजी से रन करता है, एग्जीक्यूट करता है सिस्टम के अंदर सीपीयू के द्वारा। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा डी दोस्तों, ठीक। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कन्वर्टिंग वन डेटा टाइप टू अनदर डेटा टाइप इज कॉल्ड, एक डेटा टाइप को अगर हम दूसरे डेटा टाइप में बदलते हैं,
ठीक है, तो उसको किस प्रकार से यहाँ पे डिनोट करते हैं? तो दोस्तों उसको बोलते हैं टाइप कास्टिंग, यानी एक डेटा टाइप की वैल्यू को हम दूसरे टाइप में बदल रहे हैं, जिसको बोलेंगे टाइप कास्टिंग। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक, ये इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे हम मार्क करेंगे ई। ठीक, ये हो गया ई। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। द लैंग्वेज आर सिमिलर टू द इंग्लिश लैंग्वेज, यानी कहने का मतलब है कि द लैंग्वेज सिमिलर टू द इंग्लिश लैंग्वेज, ऐसी कौन सी लैंग्वेज है जो इंग्लिश लैंग्वेज की तरह ही है? तो यहाँ पे आपको बता दें दोस्तों, पहले बहुत साल पहले की बात है, जब कंप्यूटर डेवलपमेंट हुआ था तो 0 और 1 में प्रोग्राम को लिखा जाता था। उसके बाद हमारा असेंबली लेवल लैंग्वेज आया, उसमें कुछ सिंबॉलिक चीजें यूज होती थी। लेकिन जब से हाई लेवल लैंग्वेज का विकास हुआ है, तब से हम अपने प्रोग्राम को सिंपल इंग्लिश में लिखते हैं और ट्रांसलेटर उसको कन्वर्ट करता है बाइनरी की यानी मशीन कोड के फॉर्म में, जिसपे सीपीयू रन करता है। तो यानी जो हाई लेवल लैंग्वेज है वो जस्ट लाइक दोस्तों क्या है, इंग्लिश की तरह, क्योंकि इंग्लिश में प्रोग्राम लिख सकते हैं अच्छी तरह से हम। तो यहाँ पे दोस्तों एफ आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। द लैंग्वेज इज मशीन डिपेंडेंट। ठीक, सेम आपको फिर से हम याद दिलाते हैं दोस्तों, पहले जब मशीनी भाषा में, जीरो भाषा में प्रोग्राम लिखा जाता था तो किसी विशेष किसी कंप्यूटर के लिए लिखा जाता था, जिसको बोलते हैं मशीन डिपेंडेंट, यानी एक कंप्यूटर का प्रोग्राम दूसरे में नहीं चलता था, उससे कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से प्रोग्राम बनते थे। तो जो लो लेवल है दोस्तों, लो लेवल, हाई लेवल क्या है, हर एक प्रोग्राम हर एक पे चल जाता है। लो लेवल ऐसा लैंग्वेज है जिसके द्वारा प्रोग्राम लिखा जाता था, तो उस पर्टिकुलर सिस्टम के लिए लिखा जाता था, जिसको कहते हैं मशीन डिपेंडेंट। तो यहाँ पे जो लो लेवल ऑप्शन है जी, बिल्कुल आपका दोस्तों सही है, तो हम यहाँ पे मार्क करते हैं जी। ठीक, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग बग्स इज नोन एज, यानी द प्रोसेस यानी ये प्रक्रिया है जो बग मतलब होता है दोस्तों त्रुटि, त्रुटि को हटाती है, उसको क्या बोलते हैं? तो बग मतलब होता है दोस्तों त्रुटि। ठीक है, अब हटाना को बोलते हैं डिबग। डिबग मतलब त्रुटि को हटाना, बग मतलब त्रुटि। तो यहाँ पे डिबगिंग मतलब ये जो ऑप्शन जो है आपका वो बिल्कुल सही कहा गया है। ठीक है, तो डिबगिंग है। और एक दोस्तों यहाँ पे आपको हम याद दिला दें कि आप देख रहे हैं कि कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो हमने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किए हैं, यानी सारे क्वेश्चन आपको हम इंपॉर्टेंट डिस्कस कर चुके हैं। आगे भी आपको हम डिस्कस मौका मिला तो करेंगे। वैसे सारे क्वेश्चन दोस्तों हमने आपको 300 क्वेश्चन में दे दिया है। अब जो भी क्वेश्चन आगे बनते हैं वो रिपीट हो जाते हैं। ठीक है, तो आप यही समझिए कि अगर आप इतना अच्छे से उसको क्लियर कर लेते हैं तो आपका ग्रेड बिल्कुल अच्छा होगा, यस या ए ग्रेड तो मिल जाएगा। ठीक है, तो आप बिल्कुल इसको ध्यान जरूर दीजिए, क्योंकि हम लोगों ने बहुत इफर्ट करके उसको बनाया हुआ, इसका पूरा फायदा लीजिए। ठीक, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बाइनरी नंबर यूजेज ओनली डिजिट्स आर। दोस्तों बाइनरी नंबर में सिर्फ 2 ही डिजिट यूज होती हैं, 0 और 1। तो यहाँ पे 2 लिखा गया है, तो हम यहाँ पे 2 मार्क कर सकते हैं। ये है दोस्तों आई। ठीक, ये है आई। अब बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की ओर। इट इज अ प्रोग्राम एनालिटिकल टूल दैट इज यूज्ड फॉर प्लानिंग प्रोग्राम लॉजिक। एक बात यहां पे देखें दोस्तों, किसी भी प्रोग्राम के लॉजिक को इंप्लीमेंट करने के लिए कुछ रूल्स हमने आपको बताए हैं। जैसे एक एल्गोरिथम है, उससे हम प्रोग्राम के लॉजिक को इंप्लीमेंट करते हैं। दूसरा हमने आपको पिक्चोरियल बताया है, यानी पिक्चोरियल तरीके से अगर हम रिप्रेजेंट करना चाहें तो हम फ्लो चार्ट का यूज करते हैं। तीसरा स्यूडो कोड है दोस्तों, इसको छद्म कोड कहा जाता है हिंदी में। उसका यूज भी दोस्तों उसी के लिए होता है, अर्थात किसी प्रोग्राम को अगर हमको एक्चुअल में कोडिंग करने से पहले इंप्लीमेंट करना है, देखने के लिए कि वो किस प्रकार से सरल तरीके से डिजाइन किया जा सकता है, तो हम स्यूडो कोड का यूज करते हैं। तो आपका जो जी ऑप्शन है दोस्तों वो बिल्कुल सही यहाँ पे कहा गया है। ठीक, तो इस प्रकार से अब हम लोग जो है लगभग इस जो आपका ये मैच द कॉलम का जो टॉप 100 क्वेश्चन था वो पूरा कर चुके हैं। और दोस्तों एक बात आपको बता दें कि ये जो हमारा चैनल है बहुत ही प्रभावशाली है आपके लिए, बेसिकली आपके लिए ही दोस्तों, क्योंकि हम बिल्कुल ओ लेवल के लिए ही सारा सब कुछ आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब तो पहली बात जरूर करिएगा। ठीक है, आपको हम रिक्वेस्ट भी करते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि एज अ टीचर हम आपकी जितनी भी हेल्प कर पाए दोस्तों वो बहुत अच्छा होगा हमारे लिए। ठीक है, आप इसको सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और
इसी चैनल पे आपको ट्रिपल सी की चीजें, ट्रिपल से रिलेटेड मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको दिए जा रहे हैं, बाकी चारों पेपर से रिलेटेड सारी चीजें आपको दी जा रही हैं। तो आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा और इसको शेयर भी करिए, ठीक है, और लाइक भी करिए। और अगर कुछ आपके सुझाव कुछ भी हो दोस्तों, ठीक है, जो आप बताना चाहते हैं, जो आप हमको अपने हिसाब से बोल सकते हैं कि हाँ सर ये आप कर लीजिए तो काफी अच्छा रहेगा हमारे लिए, वो आप जो है हमको कमेंट के द्वारा जरूर बताइएगा। अगर कोई आपको ऐसा मिलता है, कोई आंसर, कोई क्वेश्चन मिलता है जो एम्बिगिवस लग रहा है, यानी आपको लगता है कि ये तो समझ में नहीं आ रहा है, तो वो पर्टिकुलर हम क्वेश्चन, कुछ ऐसे क्वेश्चन की लिस्ट हम बना के आपको जरूर बताएंगे दोस्तों। तो इस प्रकार से जो है हमारा वीडियो आप देखते रहिए, ठीक। तो अब दोस्तों नेक्स्ट जो है आपको मिलेगा फिल इन द ब्लैंक्स। हालांकि सारे क्वेश्चंस जो इंपॉर्टेंट होते हैं 300 क्वेश्चन की श्रृंखला आपको हम प्रोवाइड कर चुके हैं दोस्तों। तो इसी वीडियो के साथ आपको दोस्तों नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद और शुभकामनाएं ओ लेवल के एग्जाम के लिए, ठीक। धन्यवाद।